तो हमारे सामने, क्योंकि भारतवर्ष एक भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटा सा देश है, आबादी के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 देश है। बात समझना, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर हम बहुत छोटे से मुल्क हैं, आबादी के हिसाब पर बहुत बड़े मुल्क हैं। तो जो हमारे देश की जो 140 करोड़ पॉपुलेशन है, उसको भोजन, पानी, हवा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। क्या पहली प्राथमिकता है मनुष्य की कि उसको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु मिले, दिन में 10 बार पीने के लिए बिना हैवी मेटल्स का शुद्ध पानी मिले, और 2 बार भोजन जो मिले उसमें कोई भी हैवी मेटल्स ना हो, कोई भी केमिकल के रेजिड्यू ना हो, तब 140 करोड़ पॉपुलेशन खुश रह सकती है। तो सवाल जब प्राकृतिक खेती का शुरू करते हैं तो एक चैलेंज है कि हमारे देश की 140 करोड़ जो आबादी है उसको हवा की, पानी की और भोजन की कमी ना पड़ने पाए। साथ ही साथ हवा की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, भोजन की गुणवत्ता बेहतरीन बनी रहे। 2 चीजें हैं। या तो किसी ने कहा कि नहीं, पानी, भोजन, हवा कम ना पड़ने पाए, और पानी, भोजन, हवा कम ना पड़ने पाए, इसके लिए हम केमिकल और मैकेनाइज्ड फार्मिंग करेंगे। तो क्या होगा? चलिए, हमारे पास भोजन पर्याप्त होगा, लेकिन उस भोजन में क्या होगा? टेस्ट नहीं होगा, स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं। आज हम ये देख चुके कि स्वास्थ्य की, आज का जो भोजन है उसमें स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है। आप रोटी सब्जी खा करके हेल्दी होंगे या अस्पताल जाएंगे, तो हेल्थ का कोई कॉलम बचा नहीं। हमारी हवा में भी पॉल्यूशन है, हमारे पानी में भी पॉल्यूशन है, हमारे भोजन में भी पॉल्यूशन है। तो प्राकृतिक खेती का एक वो मॉडल जिससे मेरा उत्पादन ना गिरने पाए, मेरे पास ड्रिंकिंग वाटर भी सफिशिएंट बना रहे, और मुझे श्वास लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु मिले, जो कि हमारी बेसिक जरूरत ये है। तो इसके लिए क्या करना है? तो इस पूरे समग्र सिस्टम को समझने के लिए हमें खेती का आधार समझना पड़ेगा। तो खेती का आधार क्या है? भूमि, जिसको हम खेती का, रहने का, जीवन के सारे कारोबार इस जमीन में हो रहे हैं। आप सब्जियां उगाएं, फल उगाएं, अनाज उगाएं, दलहन उगाएं, तिलहन उगाएं, मेडिसिनल वैल्यू की चीजें उगाएं, लेकिन कहाँ उगाएंगे? सॉइल में। बट सॉइल को कोई कंसीडर नहीं करता, और तथाकथित जो नेचुरल फार्मिंग वाले लोग हैं वो भी नेचुरल फार्मिंग की बात वहां से शुरू करते हैं, सॉइल के बाद से। सॉइल से कोई स्टार्ट नहीं करता, जबकि खेती का आधार सॉइल है। तो अब सॉइल क्या है? आप लोग कृषि स्नातक हैं। ये 1 हेक्टेयर का खेत है। कितना? ये 1 हेक्टेयर जमीन का टुकड़ा है, 100 मीटर लंबा है और 100 मीटर चौड़ा है। यानी 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में, वो 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ये बात हमको बिल्कुल
पक्का जुबान पर होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल 10,000 स्क्वायर फुट होता है। दूसरा, सॉइल जब शब्द आता है, सॉइल का मतलब होता है फर्टाइल सॉइल, अपर लेयर की सॉइल, जमीन के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी 6 इंच की। तो 6 इंच की मिट्टी का वजन कितना होता है? अगर हम पूरे 1 हेक्टेयर की 6 इंच की मिट्टी स्क्रैप करके वजन तौलेंगे तो उसका वजन होता है 20,000 क्विंटल। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप किसान को कोई किसी भी प्रकार की सलाह देने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की सलाह, किसान पूछता है कि सर मैं अमुक फसल बो रहा हूँ, मैं कितना फर्टिलाइजर डालूं, अमुक फसल बो रहा हूँ और फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो हम कह देते हैं कि अमुक फसल में अगर आप प्राकृतिक खेती करना चाहते तो ठीक है, अच्छी बात है। आप फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, आप जीवामृत डालिए। अभी प्राकृतिक खेती में मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है कि अगर फर्टिलाइजर ना डालें तो जीवामृत डालें, यही सलाह देता हूं। और यही सलाह सुन करके किसान ने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। अब उसका उत्पादन जो होता था 10 कुंटल, उत्पादन हुआ 5 कुंटल। फिर वो क्या करता है, फिर ये प्राकृतिक खेती की जो मुहिम चला रहे थे लोग, उनको गाली देता है और बैक टू पवेलियन, वापस फिर केमिकल फार्मिंग की ओर लौट जाता है। वो कहता है ये सब बकवास है, ये देश में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, उनको प्राकृतिक खेती की समझ रत्ती भर नहीं है। अभी शुरू किए थे प्राकृतिक खेती तो जीवामृत से शुरू किए थे, सॉइल के बारे में अभी उनका अध्ययन नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सॉइल का अध्ययन करा रहा हूं कैसे। 20,000 कुंटल सॉइल वेट है, इसी 20,000 कुंटल मिट्टी में मुझे खेती करनी है। तो कालांतर से, सनातन काल से, जब ये फर्टिलाइजर दुनिया जानती नहीं थी, तब 20 देश में खेती होती थी। और आपको याद होगा, आपने सुना होगा, 17वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था, विश्व गुरु कहलाता था। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश था। यानी कि तब ट्यूबवेल नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं था, कोई भी हमारे पास टेक्निक नहीं। तब हम पूरे विश्व को खाद्यान्न परोसते थे, और खाद्यान्न के बदले क्या मिलता था? हमको सोना मिलता था। इसलिए कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हो बसेरा। आज आखिर क्या हुआ? कितने ढेर सारे कृषि स्नातक, ढेर सारे कृषि विश्वविद्यालय, ढेर सारे ICR के सेंटर, ढेर सारे वैज्ञानिक, उसके बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को खेती में घाटा हो रहा है। क्यों? तो उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि पिछले 70 सालों से मैंने सॉइल को इग्नोर किया है। सॉइल के बारे में मेरी कोई थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है। बस खेत का टुकड़ा है, जोत दो बो दो, जोत दो बो दो, फर्टिलाइजर डाल दो, पेस्टिसाइड डाल दो, फंजीसाइड डाल दो, वीडीसाइड डाल दो, ठीक है ना? तो आप चूंकि कृषि स्नातक हैं, बार बार आपको किसान के पास जाना है, प्राकृतिक खेती का समय आने वाला है, तो आप प्राकृतिक खेती के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, ये जानने के लिए विषय मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, फसलों का जब फर्टिलाइजर नहीं थे तो फसल का पोषण कहां से मिलता है? अब चूंकि इसमें मैं फसल तो बोऊंगा, इस खेत में मैं मान लो गेहूं लगाऊंगा, तो गेहूं को स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ के आए कि 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। 17 में 3 कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। 3 पोषक तत्व तो हमको क्लाइमेट से मिलते हैं, ये समझ होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल करके अभी मैं सॉइल, जो मैंने कहा सॉइल खेती का आधार है, तो सेकेंड आधार में क्लाइमेट भी बताऊंगा।
तो 3 पोषक तत्व ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन मुझे क्लाइमेट से मिलेंगे। क्लाइमेट अप्रोप्रिएट होगी तो सही से मिलेंगे, क्लाइमेट पे थोड़े से भी डिस्टर्बेंस होंगे तो ये हमको कम मिलेंगे। रेस्ट जो 14 है वो हमको सॉइल से मिलेंगे। उन 14 में क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, लोहा है, निकिल है। इनमें से देखना, पिछले 70 सालों से हम एग्रीकल्चर के लोग किसान को क्या बोलते हैं? N120 दे दो, P60 दे दो, K40 दे दो। गेहूं धान के केस में यही तो बोल रहे हैं। अब एक चीज बताओ कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो एयर से मिल गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपने दिए, तो क्षय की भरपाई हो रही है। और हम ही लोग खुद ही अपनी भाषा में बोलते हैं कि फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अभी 11 पोषक तत्वों को तो किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। आखिर ये कहां से मिलते हैं? तो है क्या कि इस सॉइल में चूंकि हमने एनपीके को तो बाहर से आयात करके दिया, और पहले जो ये 13 पोषक तत्व जो हमको स्वतः मिलते थे, कहां से मिलते थे, ये कहानी में बीच में मिस कर गया। तो क्या हुआ कि 3 उसको मिल गए एटमॉस्फेयर से, 3 मैंने दिए, 17 की जरूरत थी, 6 जिस क्रॉप को मिले, टेस्ट वैल्यू, स्वाद, जो मेरी उपज आई उसका स्वाद, उसकी टेस्ट वैल्यू खत्म। और उस क्रॉप में जो स्वास्थ्य जुड़ा था, स्वाद और स्वास्थ्य, मनुष्य का स्वास्थ्य, तो चूंकि उस जो प्रोडक्ट कृषि उपज है, चाहे फल के रूप में, चाहे सब्जी के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, चाहे दाल के रूप में, तो मान लीजिएगा कि वो जो 11 एलिमेंट्स लैक हो रहे हैं पिछले 70 सालों से, उनकी कमी है, तो हेल्थ भी गई। आजकल मेडिकल साइंस में आप चले जाइए, सप्लीमेंट्री फूड का जमाना है। हर आदमी बीमार होता है तो पेन किलर दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, एंटी एलर्जी दिए जाते हैं। अदरवाइज मेडिसिन में क्या होता है? अन्यथा तो सब सप्लीमेंट्री फूड ही होते हैं ना। इसको मैग्नीज दे दो, इसको आयरन दे दो, ये 60 दे दो, वो 60 दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे भोजन से माइनस हो गई हैं, इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री का भी कारोबार बदस्तूर जारी है। और ये सारा कारोबार सॉइल को नहीं समझा तो फर्टिलाइजर का कारोबार चला, सॉइल को नहीं समझा तो फंगिसाइड का कारोबार चला, बायोडाइवर्सिटी को नहीं कंसीडर किया तो इंसेक्टिसाइड का कारोबार चला, एग्रीकल्चर में एनिमल को कंसीडर नहीं किया तो वीडिसाइड का कारोबार चला। तो हमें किसान को एक कंप्लीट पैकेज देना है। देखो भाई, खेती इसको कहते हैं। खेती किसको कहते हैं? खेती इसको कहते हैं। तो अभी तो मेरा पहला विषय सॉइल। व्हाट इज सॉइल? सॉइल होती क्या? तो देखिए, ये 20,000 कुंटल मिट्टी है। अब ह्यूमस एक शब्द आता है, ह्यूमस। हम 1970 तक 80 तक की किताबों में जो टेक्स्ट बुक थी एग्रोनॉमी की, सॉइल साइंस की, उसमें ये शब्द था क्या? ह्यूमस। फिर धीरे से इस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह एक नया शब्द आया, जीवांश। आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार, अगर एक शब्द पहले ह्यूमस था, उसको रिप्लेस करके जीवांश कार्बन शब्द क्यों किया गया? क्या कोई साजिश है? क्या साजिश है? क्यों? क्योंकि सॉइल में ह्यूमस है ही नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस देश का कौन साइंटिस्ट है
जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि सॉइल में ह्यूमस कहाँ गया, तो ह्यूमस कहाँ गया? ह्यूमस जब मैंने फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड के प्रयोग किए, इस सॉइल में जब मैंने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ह्यूज क्वांटिटी में डाला तो यहाँ के माइक्रोब्स नष्ट हो गए। जब माइक्रोब्स का मतलब जीवित जीवाणु जब नष्ट हुए, ह्यूमस में क्या था? ह्यूमस में 3 चीजें होती हैं, कार्बनिक पदार्थ, लिविंग एंड डेड सेल। तो वैज्ञानिकों ने मान लिया आज के 50 साल पहले कि सॉइल में ह्यूमस खत्म हो गया, इसलिए सॉइल टेस्टिंग में हम मिट्टी की जांच में ऑर्गेनिक कार्बन को शब्द ले आए और फिर हमने राइजोबियम, फिर पीएसबी, फिर एजोटोबैक्टर कंसोर्शिया ये जो लाए हैं। इट मीन्स देश का साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजी के लोग ये मान चुके हैं कि हमारी मिट्टी में अब लिविंग जीव नहीं है, तभी तो एक कंसोर्शिया और नाना प्रकार के बायो फर्टिलाइजर घूम रहे बाजार में। लेकिन सीधी सीधी बात आज भी कोई करने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ह्यूमस होता था, अब जीवांश कार्बन हो गया। अब यहाँ भी एक पेंच फंसा है कि जब लिविंग नहीं है तो लिविंग के डेड यहाँ कहां से आ रहे हैं? तो हकीकत क्या है कि ये जीवांश भी नहीं है, ये कार्बन है। कार्बन फसलों का भोजन नहीं है। फसलों का भोजन क्या है? कार्बन से पैदा होने वाला न्यूट्रिशन, जो नाना प्रकार के माइक्रोब्स वो कार्बन पर डिपेंड रहेंगे और वो नाना प्रकार के माइक्रोब्स कार्बन को टेक करेंगे और कुछ जो पास ऑन करेंगे अपने शरीर से, उसको कहते हैं जीवांश, और वही फसलों का भोजन। फसल कार्बन नहीं खा सकती। फसल तो वो चीज खाएगी जो पानी में सोल्यूबल है। कार्बन पानी में सोल्यूबल नहीं हो सकता। तो फसलों का मुख्य भोजन क्या था? जीवांश, जीवों का अंश। लेकिन जब जीवांश कम हुआ, जैसे मैं कहता हूं कि 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए, से अधिक। खेत में 1% से अधिक ह्यूमस होना चाहिए। तो ह्यूमस तो बचा नहीं। फिर क्या किया? जब लोगों ने देखा कि यार ह्यूमस तो 1% बचा नहीं, तो बोले कि नहीं, जीवांश कार्बन 0.80% होना चाहिए, ये सफिशिएंट है। ये सफिशिएंट नहीं है, ये जीवांश कार्बन की ह्यूमस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम इतना होना चाहिए। आज की तारीख मैंने कहा अगर इतना तो बहुत नहीं है, इतना मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? अब हमारे जमीनों में ये कार्बन बचा है, ये 0.1 से अधिक होना चाहिए। बीच में मैंने कहा 0.1 होना चाहिए, है कितना? 0.3। तो इस खेत में 0.3% कार्बन है, समझो आप। और इसमें होना कितना चाहिए? 1% मिनिमम। अब आप कल्पना करो कि 20,000 कुंटल मिट्टी में अगर 0.3% कार्बन है तो उसका मतलब क्या हुआ? 60 कुंटल कार्बन है। कैलकुलेट कर लो, 60 कुंटल कार्बन है और होना कितना चाहिए? 200 कुंटल होना चाहिए। अब एक चीज बताओ कि जो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है क्यों है आपके सामने, कि जिस सॉइल में 200 कुंटल कार्बन होना चाहिए, अगर उस सॉइल में 60 कुंटल कार्बन बचेगा और फिर मैं कहूंगा कि प्राकृतिक खेती तो देश को करनी पड़ेगी और जीवामृत डालना पड़ेगा, तो ठीक है, इस खेत में अगर किसी ने जीवामृत डाला तो क्या हुआ? फर्टिलाइजर बंद कर दिया, उत्पादन धड़ाम से गिर गया, 40% रह गया। फिर किसान ने गाली देना शुरू किया
कि हमको बेवकूफ बनाया गया, और बेवकूफ तो बनाया मैंने, क्योंकि ये पूरा विज्ञान मैं नहीं जानता था। मैंने कहा प्राकृतिक खेती मतलब जीवामृत। मैं भी जीवामृत को प्रमोट करता हूँ, जीवामृत मैं भी बनवाता हूँ, जीवामृत मैं भी डलवाता हूँ, लेकिन एक पूरी टेक्निक के साथ, पूरी बात किसान को बता देने के बाद, कि पूरी बात समझो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जीवामृत जरूरी है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं है। तो अब हमारे खेत में 50-60 कुंटल कार्बन कह लो, जीवांश कार्बन कह लो, ह्यूमस मान लेता हूं, ह्यूमस है, लेकिन होना कितना चाहिए? 200 कुंटल। 200 कुंटल। अब आप देखो, अब हमारा पहला टास्क है, जब हम किसी किसान को मोटिवेट करेंगे कि भाई प्राकृतिक खेती करो, तो हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे प्राकृतिक खेती करो, फर्टिलाइजर छोड़ दो। हम उसको धीरज से प्राकृतिक खेती के सिस्टम में तो लाए, प्राकृतिक खेती करने के लायक फील्ड तो तैयार करें। तो कैसे करेंगे? अब हमारे पास 60 कुंटल है और 200 कुंटल होना चाहिए, यानी कि कितना कम है? 140 कुंटल कार्बन कम है। जब तक हम 140 कुंटल कार्बन उस जमीन में नहीं ले आएंगे, तब तक कंप्लीट नेचुरल फार्मिंग संभव नहीं है। और ये एक दिन में होने वाला साइंस नहीं है। इसको 140 कुंटल हम इसमें कार्बन बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल, जैसी हमारी पॉलिसी होगी, जैसी मेरी कैलकुलेशन होगी, जैसे मेरे इंतजाम होंगे। लेकिन ये देश का चैलेंज है। मैंने प्रारंभ में बताया कि नेचुरल रिसोर्स मेरे पास कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर मेरे पास ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन इतना है, और मैं कहता हूं तुमको भोजन मिलेगा शुद्ध गुणवत्ता युक्त, नेवर, कभी मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अब क्या होगा, जब भोजन को 300 मिलियन टन हम पैदावार लेने के लिए इसमें केमिकल डालेंगे, वो केमिकल मेरे पानी में जाएंगे, पानी भी पॉल्यूटेड। वो केमिकल मेरी एयर में आएंगे, मेरी एयर भी पॉल्यूटेड। तो हम हंसने के लिए पैदा हुए थे कि रोने के लिए? हम जिंदा रहने के लिए आए थे कि मरने के लिए? ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम हंसेंगे, आने वाली पीढ़ियों को हंसने के मौके देंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी मेरी स्वस्थ रहेंगी। अगर ऐसा करना है तो हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे अभी 5-6 साल पहले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आय को 2 गुना करना। ठीक है, उनका सपना बहुत अच्छा था। अगर एक पूरी टीम, मोदी जी के नीचे की पूरी टीम, अगर ये होशो हवास में होती, अगर इसको अकल होती, अगर इसके पास कोई कॉमन सेंस होता, तो 5 साल में यील्ड 2 गुनी हो गई होती, किसान की आमदनी बढ़ गई होती। क्यों? मैंने बोला 5 साल में मैंने सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू को मैं 1% तक ला सकता था, लेकिन उसमें कोई काम हुआ ही नहीं। मैंने फिर बोला जमीन को छोड़ करके बाकी काम हुए, जमीन का कोई काम नहीं हुआ। लेकिन आप एक कार्मिक हैं, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपका कंज्यूमर, आपका एक किसान है। आप एक किसान आपके सामने बैठा है, वो कह रहा है साहब हम करना चाहते हैं, हमें तुम सही रास्ता बताओ। और अगर ये साइंस आपको नहीं पता तो क्या करेंगे आप? नहीं हो जाएगा, आप देखो थोड़ा सा हरी खाद बोया करो, हो जाएगा। इतने ही बोलेंगे ना, हाँ जीवामृत बना लो, जीवामृत डाल दो, हो जाएगा, यही बोलेंगे ना। लेकिन नहीं होगा, उसको ये साइंस समझानी पड़ेगी कि क्या आपके खेत में 140 कुंटल कार्बन कम है, और जैसे 140 कुंटल कार्बन इस जमीन में आ जाएगा,
काम हो जाएगा। और जब तक ये 140 कुंटल कार्बन यहाँ लैग कर रहा है तब तक काम होने वाला नहीं है। तो अब आपको कहेगा ठीक है सर, आप हमको बताइए, हम 140 कुंटल कार्बन जैसे भी बताओगे वैसे मैं लाऊंगा। अब मैं बताता हूं कार्बन है क्या। तो देखिए आप, मुद्दा आया कि सॉइल में एक मटेरियल है जिसको मैं कार्बन कहता हूं। जो सॉइल है ना, इसमें मुख्य चीज क्या है? कार्बन। जिसको सी से कहते हैं, सी, कार्बन। प्रॉब्लम यहां है, कहां है? कि सॉइल में कार्बन नहीं है। दूसरी बात, कार्बन जो है, आपने एक शब्द सुना है CN रेशियो, CN, खूब सुना है, खूब पढ़ा है, और ये जानते हैं ये CN रेशियो 10:1 होनी चाहिए। लेकिन अब आपने सुना है ये 30:1 है। फिर बोलूंगा कि अभी CN रेशियो के बारे में भी किसी ने अध्ययन नहीं किया। अब आप किताब खोल के पढ़ लो। यहां C का मतलब है कार्बन, N का मतलब है नाइट्रोजन। यहां आप कह रहे थे फसलों को 17 पोषक तत्वों की जरूरत है। कालांतर से जमीन में पोषक तत्व दिए नहीं जाते थे, लेकिन फसलों को तो 17 पोषक तत्वों की जरूरत थी। लेकिन अगर कार्बन से केवल नाइट्रोजन निकलता है तो फिर फास्फेट की, पोटास की, जिंक की, सल्फर की, मैग्नीज की, कॉपर की प्रतिपूर्ति उसको कहां से हो रही थी? तो फिर बता दो, ये सी से हमको सब कुछ मिलने वाला है। पूरे के पूरे 14 पोषक तत्व, 3 पोषक तत्व तो मैंने बताया कि जो क्लाइमेट से मिलेंगे, रेस्ट 14 पोषक तत्व इसी कार्बन से निकलेंगे। तो यहाँ N मीन्स क्या है? न्यूट्रिशन। कार्बन के सापेक्ष में मुझे प्लांट को न्यूट्रिशन देना है, और देगा कौन? क्योंकि कार्बन अपने आप में कुछ नथिंग, जब तक इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होने वाली तब तक उस कार्बन से न्यूट्रिशन निकलने वाला नहीं है। तो अभी क्या हुआ, जब हम कहते हैं ना कि 10:1 होना चाहिए, कब? इस कार्बन की वैल्यू में जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो ये 10 हिस्से में एक हिस्सा, यानी अगर 10 यूनिट कार्बन था तो इस साल 1 यूनिट न्यूट्रिशन निकाल के जीवाणु दे देंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए आप, अगर माइक्रो, जो कल मैंने बोला था ना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो जैसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यहाँ की ठीक है, मतलब सूक्ष्म जीव इस सॉइल में है, तो क्या करेंगे? इस 10 हिस्से कार्बन में से कुछ विघटन करेंगे, तोड़ेंगे, खाएंगे, और यहाँ पर 9 कार्बन बचेगा, और एक हिस्सा क्या है? न्यूट्रिशन, एनर्जी या पोषक तत्व हमारी फसलों को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कार्बन बचेगा 9। अब ये सॉइल क्या करती है? सॉइल में एक नेचुरल प्रोसेस है कि जितनी एनर्जी इस साल सॉइल ने क्रॉप को दे दी है, उतनी एनर्जी सॉइल फिर रिकवर करेगी, सेल्फ रिकवरी करेगी। कब? जब इंसान समझदार होगा तब। क्योंकि अभी खरीफ आएगी, खरीफ में बीज उगेंगे, नेचुरली उगेंगे, और अगर आप ठीक समझदार व्यक्ति हो तो यही जो वीड्स, घासें उगी हैं, इन्हीं से जो कार्बन लॉस हुआ था वो सॉइल अपनी पूरी रिकवरी कर लेगी। अगर मैं सामान्य किसान हूं तो, अगर मैं थोड़ा कंस्ट्रक्टिव हूं तो यहाँ पर जो ये सी है वो 11 या 12 हो सकता है, मतलब एक हिस्सा में रिकवरी मिलनी थी। मैं समझदार किसान हूं तो यहाँ रिकवरी थोड़ी ज्यादा मिल गई। तो अगर 11 हुआ तो अगले साल जो एनर्जी मिलेगी 1.1 मिलेगी, बढ़ करके मिलेगी, क्योंकि वो सूक्ष्म जीवों का एक नियम है
कि उपलब्ध एनर्जी में से 10% फसलों के लिए वो बना दे रहे हैं। ठीक है ना? आप देखिए, अब समस्या यहाँ इतनी है कि चलो किसी ने कहा साहब इसमें अब जब आपने जीवामृत डाला तो देखिए क्या हुआ। अभी 10 में से 1% न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं थी। अब हमने जीवाणु डाल दिया। क्या डाल दिया जमीन में? जीवामृत लाए और इस जमीन में मैंने डाल दिया। तो क्या हुआ? ये जो कार्बन था, चूंकि जीवाणु डाल दिए ज्यादा, जीवाणु ज्यादा हैं और उनके लायक भोजन वहां कम है, तो क्या करेंगे जीवाणु? अपनी सर्वाइवलिटी के लिए कुछ ज्यादा ही फंक्शन करेंगे, तो यहां से एनर्जी निकालेंगे और कितनी निकाल के फेंक देंगे? 10 में से 2। अब यहां क्या बचेगा? 8। कार्बन कम हो गया फिर, क्योंकि जीवाणु बहुत ज्यादा हो गए। भाई ठीक है ना? समझ रहे हो? एक, चूंकि मैं प्राकृतिक नेचुरल वे में नहीं चल रहा हूं, मैंने आर्टिफिशियल कोई तरीका अपनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घर में जो दही जमाया जाता है, हमारी माताएं जो जामन लगाती, उनको इतना फिक्स आइडिया है कि अगर 2 लीटर दूध था तो उन्हें पता है कितना जामन डालना चाहिए, राइट? तो जब वो उतना जामन डालती हैं तो वो शाम को 6 बजे जब दही जमाया गया था तो सुबह 6 बजे दही भिगोने लायक होता है। अब यहां देखना एक साइंस, अगर वो महिला जामन ज्यादा डाल दे, 1 चम्मच डालना चाहिए था, उसने 2 लीटर दूध में 1.5 चम्मच डाल दिया, यानी मात्रा को 1.5 गुना बढ़ा दिया, तो क्या होने वाला है? खट्टा हो जाएगा। ये दही जो 6 बजे जमना चाहिए था वो रात को 2 बजे जम चुका। अब क्योंकि रात को 2 बजे जम चुका, 4 घंटे प्लस मिल गया, तो माइक्रोब इतने ज्यादा हो गए कि सुबह दही खट्टा हो गया। अगर उस महिला ने जामन कम लगाया तो दही 6 बजे जम जाना चाहिए था, दही 10 बजे दोपहर को जमेगा। एक साइंस है, वो साइंस हमको आनी चाहिए। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि ये जो हम अगर माइक्रोब्स ज्यादा हो जाएंगे तो कार्बन को ज्यादा ग्रहण करेंगे, भोजन बनाएंगे और एनर्जी को ज्यादा एग्जॉस्ट कर देंगे। अगर जीवाणु नहीं होंगे तो कार्बन एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन अब जो CN रेशियो था कि 10:1 होना चाहिए, थोड़े से माइक्रोब्स हैं, CN रेशियो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, 10:1 है, लेकिन क्रॉप ग्रो नहीं कर रहे। क्यों? तो मैंने यहाँ जो बोला कि आपका 60 कुंटल क्या है, क्योंकि जमीन में आपके 0.3% कार्बन है और 0.3% मतलब 60 कुंटल है, तो इससे जो एनर्जी निकलने वाली है कितनी निकलने वाली है? 6 कुंटल निकलने वाली। साल भर में 3 क्रॉप लोगे तो उसके आधार पर, 2 क्रॉप लोगे तो उसके आधार पर, एक ही क्रॉप लोगे तो अच्छी उपज होगी, 2 क्रॉप लोगे तो कम उपज होगी, 3 क्रॉप लोगे तो और कम उपज होगी। आपने देखा होगा कि जो किसान धान के बाद गेहूं लेते हैं उनकी यील्ड कम हो जाती है, और जो लोग उर्द के बाद गेहूं लेते हैं उनकी यील्ड ज्यादा हो जाती है। क्यों? इधर धान बहुत एग्जॉस्टिंग क्रॉप थी, उसने न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा ले लिए हैं, अब न्यूट्रिशन उतना माइक्रोब्स नहीं बना पाया और आपने गेहूं बो दिया है, इसलिए वहां यील्ड कम मिलती है। तो अभी क्या है, 60 कुंटल चूंकि कार्बन है तो 60 कुंटल में से मैक्सिमम 6 कुंटल आपको मिलेगी एनर्जी। लेकिन रेशियो बरकरार है। अगर ये 200 कुंटल हो जाए तो क्या है, 20 कुंटल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि 1 हेक्टेयर से हमको अगर 200 कुंटल, अगर पैडी वेट की बात करें, जैसे मैं कहता हूँ गेहूं की उपज 1 हेक्टेयर में 50 कुंटल तो औसत होनी चाहिए, तो 50 कुंटल गेहूं, 50 कुंटल भूसा। फिर धान में मैंने कहा 50 कुंटल तो धान होना चाहिए, तो 50 कुंटल धान, 50 कुंटल धान का पुआल, यानी 200 कुंटल। और 200 कुंटल में हमको कम से कम 12-13 कुंटल तो एनर्जी सॉइल से आनी चाहिए, रेस्ट तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन से आएगी, लेकिन वहां तो एनर्जी थी नहीं।
और मैंने कहा जीवामृत डाल दो, ठीक है ना। तो हमको किसी किसान ने बोला कि हमको साहब 200 कुंटल अपने खेत में कार्बन बढ़ाना है, मुद्दा है ये, 200 कुंटल किसी को कार्बन बढ़ाना, तो आप क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे? ये जो कार्बन है, कार्बन क्या, देखिए एक चीज है कार्बन, एक शब्द है कार्बन, कार्बनिक पदार्थ, फिर दूसरा शब्द है कार्बन, तीसरा शब्द है जीवांश कार्बन, और चौथा शब्द है, इनको शब्द समझो जरा, कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, जीवांश कार्बन और ह्यूमस, ये एक के शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं। अगर किसी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो कार्बन कहां से आएगा? किसी सॉइल में कार्बन नहीं है तो जीवांश कार्बन कहां से आएगा? ठीक है ना। तो कार्बनिक पदार्थ में से कार्बन बनेगा, तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बन कितना होता है? देखिए आपको एक साइंस समझाता हूं। जब आप लकड़ी जलाते हो, कोयला देखा है ना, कोयला, जब आप कोयले की भट्टी में 10 किलो लकड़ी का एक गट्ठा है, 10 किलो लकड़ी का एक पीस है, शीशम का, बम्बूल का, आम का, किसी का, ड्राई, गीला नहीं, ड्राई लकड़ी, सूखी लकड़ी 10 किलो, जब वो कोयले की भट्टी में जाएगी और जल करके कोयले के रूप में आएगी तो कितना कोयला मिलेगा? अगर ये 10 केजी की थी तो कोयला मिलेगा 4.5 केजी। तो जानते हो क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ है कि इस लकड़ी के अंदर जो ऑक्सीजन थी, जो हाइड्रोजन था, वो वास आउट। क्योंकि लकड़ी में क्या था? लकड़ी में जला क्या? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी वो निकल गई। अब क्या बचा? कार्बन। तो कार्बन कितना बचा? 4.5। अब ये 4.5 किलो में कार्बन नहीं है पूरा, 4.5 किलो में जो 4 किलो है, मतलब 4.2 किलो, वो तो है शुद्ध कार्बन। अभी इसी कार्बन में 0.3 kg क्या है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि फसलें जमीन से 5% से 6% पोषक तत्व लेती हैं, रेस्ट जो है ना 94-95% हवा पानी से बनाती है। तो चूंकि ये लकड़ी का कहां से आया था? जमीन का अंश था और हवा का अंश था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हवा से था और जमीन से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर, मैग्नीज सब थे। तो इस जो 4.5 किलो है, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सब कुछ है। जो 14 पोषक तत्वों की बात हो रही है सब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये प्लांट के लायक नहीं है, प्लांट इससे खींच नहीं सकता। इसकी मैकेनिज्म में क्या है कि इस कार्बन में से जब एनर्जी निकलने वाली है तो यहाँ बीच में क्या चाहिए हमको? ये जीव चाहिए, जो हमने जीवामृत बनाया। क्या? जीवाणु नाना प्रकार के, एक दो नहीं है इसमें, ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, एचेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, राइजो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे केवल राइजोबियम पढ़ाया गया था। आप लोग जब पढ़ के आए हो तो आपने 17-18 पढ़ लिए। ये 17-18 भी नहीं, 17-18 हजार या 17-18 लाख हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं 87 में जब पढ़ता था तो ऐसा कुछ थोड़ी था कि आज जो आप 18 पढ़ के आए थे, नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं जानते थे। आज अगर वैज्ञानिक 17-18 की बात करते हैं तो 17-18 ही नहीं है, अभी आने वाले दिनों में 50 साल के बाद ये हो सकता है 17-18 100 हो जाए, तब भी पूरा नहीं जान पाएंगे। तो ये माइक्रोब्स कहानी सॉइल में क्या थी? मेन चीज है सॉइल कैसे बनती है। अगर आप इसका इतिहास खंगालेंगे तो सॉइल बनती है माइक्रोब्स से, फ्लोरा एंड फौना से।
मिट्टी को कोई बना सकता है किसी मशीन में? नो। मिट्टी को कौन बनाएगा? नेचर। और कौन सा नेचर? जो मेरी आंखों में दिखता नहीं है। कौन सा? जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का विज्ञान, सूक्ष्म जीव की महिमा इतनी निराली है, इतनी अद्भुत है कि आदमी की समझ में आती ही नहीं। जब सूक्ष्म जीव की बात करेंगे तो सिंपल सी क्या बात है, सूक्ष्म जीव को दो भागों में डिवाइड करेंगे। आप मोटा मोटा देखिए, निगेटिव हमारी मनुष्य जो कहता है निगेटिव यानी हानिकारक, और लाभदायक। फिर क्या होता है, इनमें दो दो हो गए, एरोबिक और अनारोबिक। इन दोनों में चार हुए, लाभदायक एरोबिक और लाभदायक अनेरोबिक, हानिकारक एरोबिक और हानिकारक अनेरोबिक। उसके बाद वो कहानी तो चलती रहेगी, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, डिमेटोड्स है, वो कहानी अपनी जगह, ठीक है ना। तो ये चार प्रकार के हुए। अब आपको मोटा बताओ, एरोबिक का मतलब है जिनको हवा ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अनएरोबिक का मतलब है जिनको ऑक्सीजन कम चाहिए। तो जो एरोबिक है वो सरफेस पर रहेंगे, ह्यूमन बॉडी पर रहेंगे, एनिमल बॉडी पर रहेंगे, सॉइल की सरफेस पर रहेंगे, पेड़ की सरफेस पर रहेंगे, वाटर की सरफेस पर रहेंगे। और जो अनएरोबिक हैं वो पानी के नीचे रहेंगे, जमीन के नीचे रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे। दूसरा, लाभदायक कौन है, हानिकारक कौन है? लाभदायक हानिकारक को हम ऐसे सीधे सीधे ले लेते हैं कि जो माइक्रोब्स हमारे लिविंग पेड़ में, हमारे शरीर के ऊपर लिविंग मतलब जो लिविंग को डैमेज करते हैं, जैसे बीमारी काजल आदमी क्या है, मोज़ेक लग गया, क्या है, पत्ती को खा रहा है ना वायरस, पत्ती को बैक्टीरिया फंगस चबा रही है ना, लिविंग टिश्यू को डैमेज कर रही है ना, तो वो निगेटिव, हानिकारक। और ये टमाटर का पौधा सूख करके जमीन में गिर गया, अब जो बैक्टीरिया जो वर्क करेंगे वो पॉजिटिव। तो जो हमारी डायरेक्ट लिविंग टिश्यू को खाने वाला है वो मनुष्य के लिए हानिकारक, और जो डेड टिश्यू को खाने वाला है वो मनुष्य के लिए लाभदायक, ठीक है ना। तो लाभदायक जो है ना जमीन में रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, और ये एरोबिक, ज्यादातर एरोबिक जो है वो हानिकारक एरोबिक ज्यादा होते हैं। जो अनएरोबिक हैं वो हानिकारक कम होते हैं वहां भी है लेकिन कम होते हैं। तो चलिए, हमें 200 कुंटल उस खेत में करना है क्या, जो 140 कुंटल मैंने बोला था यहां पर कि हमें 140 कुंटल चाहिए ह्यूमस, ये ऐड करना है जमीन में। तो हमने बताया कि कार्बनिक पदार्थ में से 45% कार्बन निकलने वाला है, तो हमको 140 कुंटल ऐड करना है। तो 140 कुंटल का मतलब है कार्बनिक पदार्थ हमको कितना चाहिए, इसमें 2.10 का गुणा कर दो, तो 140 कुंटल में हमने गुणा कर दिया 2.2 का, तो कितना आया 280। तो ये हो गया, और 14 दूनी 28 ये हो गया, यानी 308 कुंटल मुझको क्या चाहिए, कार्बनिक पदार्थ चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर जमीन में 3 साल में मैं 100 कुंटल कार्बनिक पदार्थ ऐड करूं, तो चौथे साल मेरे खेत में जो ह्यूमस है वो 1% पहुंच जाएगा। अगर ये मैं 60 करूं तो 5 साल में वहां पहुंच सकता हूं। अब रोड मैप हमको बनाना है
ये कार्बनिक पदार्थ का असलाव। अब सुनना, यहाँ एक विषय के रहे, किसान कहेगा तो साहब हम 100 कुंटल गोबर की खाद डाल दें। हाँ हाँ, 100 कुंटल 3 बार डालोगे तो पूरा हो जाएगा। नो, ये 100 कुंटल ड्राई फार्म में जाना चाहिए, ये ड्राई फार्म में जाना चाहिए। गोबर जो किसान डालने जा रहा है, हो सकता है उसमें 30% 35% मॉइस्चर होगा ही होगा, तो वो जो माइनस करना है। भाई सुनो, एक ट्राली में कितना गोबर आता है? बोला सब 20-25 कुंटल आता है। बोले एक बार उस 25 कुंटल गोबर को जरा सुखाओ धूप में, सुखाने के बाद उसका वेट लो, कितना बचता है? बोले साहब सुखाया था तो वो केवल 8 कुंटल बचा। तो अब आप कहो कि अगर 8 कुंटल बचता तो 12 ट्राली डाल, ठीक है ना, तब हम मानेंगे 100 कुंटल वहां पहुंचा। यहाँ फाल्स कुछ नहीं। उसने कहा साहब हाँ डाल दो, उसने गीला बोल साहब बायोगैस की सैलरी डाल दें, हाँ डाल दो। कहा साहब मैं बायोगैस की सैलरी डाला है 200 कुंटल। अरे तो जीत गया। कुछ नहीं जीत गया, नथिंग, उसमें तो 70% पानी, ठीक है ना। तो ये कार्बनिक पदार्थ ड्राई फार्म की कैलकुलेशन है। तो ड्राई रूप में अगर 300 कुंटल कार्बनिक पदार्थ 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल में पूरा करेंगे उतने साल में ये ह्यूमस यहाँ बढ़ करके 200 कुंटल। जिस दिन ये 200 कुंटल ह्यूमस आता है, अब आप समझ लीजिएगा, अब उस किसान को किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत क्या हुआ? जब किसी किसान के खेत में 200 कुंटल कार्बन आ गया, अब बीच में बस एक चीज और छूट रही, कार्बन आया, माइक्रोब्स नहीं आए। तो फिर कार्बन तो है, फिर न्यूट्रिशन नहीं निकलने वाला। तो इसी के अनुरूप यहां पर मुझे जीवामृत, यानी जीवामृत का मतलब क्या होता है समझना। जैसे आप लोग हवा में जीवामृत सुने हो क्या? 10 लीटर गौमूत्र ले लो, 10 किलो गोबर ले लो, 200 लीटर पानी ले लो, 1 किलो गुड़ ले लो, 1 किलो बेसन ले लो, 500 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लो, बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लो, माने ले लो, बैक्टीरिया है या नहीं बस हिला दो, 72 घंटे में हो जाएगा, फैला दो। क्या बता रहे हो किसान को गुड्डे गुड़िया का खेल? माइक्रोब्स की कहानी तो सुनो ना। यहाँ पर उस बरगद के पेड़ के नीचे की जो मिट्टी लाए थे 500 ग्राम, उसमें माइक्रोब्स थे क्या? आर यू श्योर? पता नहीं साहब। तो फिर कैसे जीवामृत बन सकता है? किसी ने कहा नहीं, गाय के गोबर में तो थे ना, तो भैंस के गोबर में नहीं होते क्या? तो ये लेमैन बोल सकते हैं, ये पूरी कहानी एक लेमैन बोल सकता है। एक जानकार व्यक्ति जो जिसके पास अपना दिमाग है, वो इस गुड्डे गुड़िया के खेल में नहीं फंसेगा। तो सिंपल सी कहानी है कि मेरी सॉइल जो थी, मैंने यहाँ जमीन बताई थी आपको, ये 1 हेक्टेयर जमीन है, मैं यहाँ से खेती कराना शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो मैं आज जीवामृत के माध्यम से सूक्ष्म जीव डाल रहा हूं, अब प्रश्न अपने आप से पूछ रहा है कि आखिर ये सूक्ष्म जीवों का इनॉकुलेशन क्यों करना पड़ रहा है? मतलब है कि जाने अनजाने ये खेत में नहीं है। फिर पूछे क्यों नहीं है? ये तो थे ना, कभी थे ना, अब खाएं क्यों नहीं? एक तो भाई साहब खेत की मेड़ कट गई, खेत की मेड़ के पेड़ कट गए, और जीवाणुओं के बारे में स्पष्ट कहानी है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जब टेम्परेचर जाता है तो किल होने लगते हैं। अप्रैल मई जून के महीने में जब खेत नंगा है तो ये सारे मर जाते हैं, या तो ऐसे मरे, या फिर मैंने वो जो फ्यूराडान फोरेक्टेंजी डाला था उसके कारण मरे। यस, ओके। अब यहाँ नहीं है, तो प्रश्न उठता है कहाँ है? गाय के गोबर में है। अगर गाय के गोबर में है तो जिस किसान के पास एक गाय है वो डालता तो है अपना गोबर उस खेत में, फिर कहां चले गए? तो गाय के गोबर में वो जो है वो होंगे, बट ये जो खेत से मर गए हैं
ये गाय के गोबर में ना थे, ना है, ना हो सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे ऐसी जगह जहां छाया है, आज भी पेड़ नहीं कटे, आज भी किसी ने पेस्टिसाइड नहीं डाला। ऐसा कौन सा स्थान है? तो एक ही स्थान है, जंगल। जंगल में है तो जंगल की माया को उठा के लाना है और एक ड्रम में डालना है, कहीं जाना मत, एक ड्रम में डालना है, उसको आटा गुड़ डालना है और देखिएगा एक ड्रम है, ये ड्रम है, इसमें आपने 150 लीटर पानी भर दिया और आपने इसमें 1 किलो गुड़ 1 किलो आटा डाल दिया। वो जो थोड़ी सी मिट्टी लाए थे, जंगल की लाए हो चाहे बरगद के पेड़ के नीचे की लाए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, वो 4 किलो मिट्टी में कितने माइक्रोब थे? उनको 150 लीटर पानी में 10 की पावर 9, कितना? 10 की पावर 9 इतनी ग्रोथ ले जानी। इतनी ग्रोथ ले जाने के लिए 1 किलो वो बेसन 1 किलो गुड़ पर्याप्त है क्या? ये हंसी मजाक नहीं लगता? दूसरा समय बोले 72 घंटे में बन जाता है। कैसे भाई? ये कौन सी कैलकुलेशन है तुम्हारी? एक्स क्वांटिटी माइक्रोब डाला और उसको 10 × 9 एक्स करना है, 72 घंटा, 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़। जब हम लोग किसान को इस तरीके की बातें बताते हैं जो मैंने हवा में सुनी हैं, वो फेल हो जाता है, फिर मेरी इज्जत नहीं करता। अगली चीज, इस वाले मैंने कहा 72 घंटे में बन जाता है, फिर ये पानी का ड्रम 200 लीटर ले जाना, पहली सिंचाई के समय इसको नाली से पूरा बहाना। अगर वो उसने घर पर बनाया है ये ड्रम, तो प्रश्न है कि 1.5 किलोमीटर खेत में कैसे ले जाएगा? और एक बार नहीं ले जाना, 3 बार ले जाना, यानी 200 लीटर पहले सिंचाई में, 200 लीटर दूसरी सिंचाई में, 200 लीटर तीसरी सिंचाई में। हाउ टू पॉसिबल? कैसे संभव? इसलिए कि देश का किसान करता नहीं। और मान लो जो ट्यूबवेल में रहता है उसने वहीं बना लिया, वो किया, तो वो बोलता है कि साहब इससे उत्पादन तो बहुत गिर जाता है। क्यों नहीं गिरेगा? क्यों नहीं गिरेगा? माइक्रोब जितने जमीन में जाने चाहिए उतने दिए कहां आपने? तो CN रेशियो, किसी ने कहा हमारे खेत की CN रेशियो ठीक है, तो अनुपात ठीक है, बैलेंस ठीक है, क्वांटम में बैलेंस ठीक, क्योंकि 60 किलो कार्बन था तो 6 किलो न्यूट्रिशन मिलेगा, और 3 क्रॉप लेते हो तो 6 किलो न्यूट्रिशन में 3 क्रॉप कैसे मिल जाएंगे आपको? इसलिए फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो जब हमने 200 क्विंटल कर दिया तो हमको 20 क्विंटल 3 सीजन में 3 क्रॉप में मिलेगा, सफिशिएंट उत्पादन हो जाएगा। नंबर 2, जब इस सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी सही होती है, देखना बीमारी, ज्यादातर बीमारी सॉइल बोर्न है, ज्यादातर बीमारी। सीड बोर्न के लिए तो चलो आप सीड ट्रीटमेंट कर देते हो। इसमें लाभदायक जीवाणु नहीं है। लाभदायक जीवाणु क्या करता है? कार्बन को तो तोड़ता है, और भी उसके फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है, ढेर सारे फंक्शन है। इसमें जो ग्राम निगेटिव माइक्रोब्स हैं, जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, फसलों में रोग फैलाने वाले, उनके साथ इनका एस्ट्रोजन होता है, और ग्राम निगेटिव पैथोजन को ये पॉजिटिव पैथोजन वहीं किल कर देते हैं। इसीलिए जंगल में बीमारियां नहीं दिखती हैं। जंगल में कभी ताक झांक करना जा करके, आम में, आंवले में, बेर में, जितने भी प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी, वहां आपको फ्रूट फ्लाई नहीं मिलेगी कि उसमें बेर में जो है आपको अंदर कीड़ा मिले। जंगल में अगर अमरूद खड़ा है ना, तो वहां अमरूद कोई सड़ा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? जंगल की माया ऐसी है, कैसी कि सब कुछ मैनेज कर लेती है। तो प्राकृतिक खेती का क्या मतलब हुआ? प्राकृतिक खेती का मतलब हुआ मुझे प्रकृति की व्यवस्था को मैनेज करना है, और प्रकृति की व्यवस्था को जब मैनेज करने का मतलब है, तो मैंने कहा सॉइल की फर्टिलिटी को मैनेज करना है,
सॉइल के नीचे के ग्राउंड वाटर को मैनेज करना है, सॉइल के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना है। तो बायोडाइवर्सिटी को जब भी मैनेज करने के बाद मैंने कहा नाना प्रकार के, देखिए ये मेरा खेत है। अभी तो मैंने कहानी बता दी कि भाई इतनी मिट्टी है, इतना जीवांश कार्बन है, इतना जीवांश कार्बन। अब अगर खेत की बारिश में, समझिए आप इस माँ की कहानी कितनी अद्भुत है। इसको मैं क्या कहता हूं, धरती को बेसिकली मैंने मां अनादिकाल से माना है, आज से नहीं, अनादिकाल से। और जब तक मेरे फोर फादर इसको हकीकत में मां मानते रहे तब तक इस मां ने हमारा पूरा बंदोबस्त रखा, मेरी एक एक दुख का, सुविधा का, असुविधा का ख्याल रखा। और जब से मैं इसको मां कहता हूं, मानता नहीं हूं, मेरे साथ तब से प्रॉब्लम। तो इस मां को कैसे ठीक करना है, मां को जो मैंने अभी बताया था ना, मां का श्रृंगार करना। तो क्या करना है, 20% मिनिमम से मिनिमम 20% इस मां को पेड़ों से ढक दो। और जब मैं कहूंगा वृक्षों से ढक दो, तो कौन से वृक्ष, क्योंकि मैंने बोला हमें बायोडाइवर्सिटी, सॉइल में ह्यूमस तो मैंने रिच करने की बात सोच ली। अब जो रिच कर दिया बाय फोर्स, ला करके कहीं से डाल दिया, रिच हो गया, इसको सस्टेन भी तो करना है। क्योंकि कालांतर में रेगुलर ऐसा को थोड़ी कि 100 कुंटल 100 कुंटल 100 कुंटल 100 कुंटल डालते ही जाओगे, कहां से लाओगे, इतना नहीं मिलने वाला। तो अब नेचुरली मिलने लगे। तो एक बार तो मैंने जो बिगड़ी हुई कहानी थी उसको पटरी पर ला दिया, लेकिन अब पटरी से उतरे ना, ये भी तो ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला, एक किसान से कहा 300 100 कुंटल 100 कुंटल 100 कुंटल 3 बार डाल तो पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर 10 साल के बाद बीतेगा, फिर क्या होगा, फिर वो घट के 0.4 रह जाएगा। तो ये क्रिया कंटिन्यू कर जाए, सस्टेनेबल हो जाए, मुझे कुछ भी प्रयास ना करना पड़े। इसके लिए क्या है कि मुझे सॉइल को सजाना है, धरती माँ के वैभव को ठीक करना है। तो क्या करना है, पहला बता रहा हूं कि इसकी बंडिंग करनी है। कहां पर, जहां से पानी निकलता है। मान लो इसमें स्लोप है और स्लोप हमारा इधर को है, तो यहां से पानी निकलता है, तो ये मेड़ हमको बनानी है। एक चीज और बता दो, इस संसार में कोई भी डेड नहीं है, ये माँ भी डेड नहीं है, इंटायर ये भगवान की माया में कहीं डेड कोई चीज नहीं है। एक लोहे में, एल्युमिनियम में, मिट्टी के, पत्थर में, लकड़ी में भी जो अणु है ना, अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे, कल्पना करिए वो गति कहां से आती है। तो ऊर्जा वाले पूरा संसार है, तो इसको ऊर्जित रखना है निरंतर, अपने आप सेल्फ चले। कैसे चलेगा, तो ये खेत की मेड़ बनाए। ये खेत की मेड़ क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला क्रॉप को हमें भोजन की जरूरत है, तभी मैंने फर्टिलाइजर डाला था। फिर क्रॉप को इरिगेशन की भी जरूरत है, हमने कहा फर्टिलाइजर की कहानी मैंने सॉल्व कर दी। अब पानी की कहानी कौन सॉल्व करेगा, क्या सिंचाई करोगे, नो, हमको सिंचाई भी ना करना पड़े। तो सिंचाई ना करना पड़े तो एक काम तो हो गया, कार्बन बढ़ गया, तो कार्बन एटमॉस्फेयर की नमी को प्रेसिपिटेशन के माध्यम से खींच के जमीन पर लाता रहेगा। दूसरा, हमने ऑलरेडी बारिश के पानी को इतना ज्यादा खेत में कंजर्व कर दिया, बहुत ज्यादा, तो वो मेड़ से ही तो होगा। मेड़ बनाने के दो फायदे हैं। आपको मालूम है, रनाव के माध्यम से जब खेत की मेड़ नहीं है और पानी अच्छा बरस गया आज 7 जुलाई को, तो क्या होता है, अभी तो आप यहाँ ह्यूमस बढ़ा रहे थे ना 200 कुंटल, आपको मालूम है क्या हुआ, किसान ने तो 100 कुंटल ड्राई मैटर डाल करके ह्यूमस बढ़ाया। सबसे लाइट वेटेड अगर कोई पदार्थ है तो ह्यूमस ही है, कार्बन ही है, सबसे हल्का पदार्थ कार्बन। और जब पानी रनाव बहेगा खेत से, तो वही कार्बन निकल के बाहर चला जाएगा। बोले हम तो, आपने भाई साहब अच्छा बेवकूफ बना दिया हमको, हमने तो 100 कुंटल 3 साल डाल के बनाया, तुमने कहा था इसके बाद फर्टिलाइजर देना नहीं पड़ेगा, मेरी जमीन तो बंजर की बंजर डली है। क्यों, अरे बेवकूफ, तू जून में डाला था, जुलाई में बह गया, फिर जून में डाला, फिर जुलाई में बह गया। डाल रहे हैं राम भरोसे,
और चला जा रहा है श्याम भरोसे के खेत में। तो बंड बहुत जरूरी है ताकि खेत में बरसने वाला पानी बह करके बाहर ना जाए। तो पहला काम क्या हुआ, बंडिंग करनी है। आपको क्या करनी है, मेड़बंदी। मेड़ होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी रुके। और इसके पीछे का आध्यात्मिक पहलू है कि मैं देख रहा हूं इस खेत में अभी घास उगेगी, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, जामुन का पेड़, चिड़िया बोएगी ना चिड़िया, आप तो बोएंगे नहीं, चिड़िया नेचर अपना आप इंतजाम खुद करती है। तो एक कहानी है सिंपल सी, आपने सुनी होगी कि परमपिता ब्रह्मा जी विष्णु के चरण पखारते हैं और पानी अपने कमंडल में ले जाते हैं। यहां पर क्या है, इस कहानी में क्या देखिए आप, ये समुद्र है। समुद्र कहां है, ये समुद्र है, धरती में है ना। ये सूरज है, सूरज की रोशनी से समुद्र का पानी इवेपोरेट हो रहा है। और ये बादलों में, इसको क्या कहते हैं, समुद्र से और बादल जहां तक है उसको कहते हैं वायुमंडलीय क्षेत्र। वायुमंडलीय क्षेत्र, इसको ब्रह्मा जी का हिस्सा माना जाता है, ब्रह्मा जी के हवाले है। और ये समुद्र क्या है, विष्णु का क्षेत्र है। यहाँ विष्णु भगवान का कारोबार चलता है, क्षीर सागर में रहते हैं। और ये बगल में जमीन है, लैंड है, भूमि है। भूमि में शिव रहते हैं और शिव के ऊपर प्रकृति रहती है, पार्वती प्रकृति, जिसमें 84 लाख योनियां। कहानी बिल्कुल क्लियर है। नेचर क्या करता है कि सब वनस्पतियों को, सब जीवों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पानी का इंतजाम कैसे होगा, चलो आप तो अपनी फसल में दे दोगे, जंगल वाली फसल को पानी कौन देगा, तो जंगल सूख जाएगा। तो नेचर हमारे भरोसे नहीं है, नेचर के भरोसे हम। अगर नेचर को मैं कंसीडर करूंगा तो नेचर कहता है हम आपको पानी लगाने जैसा कभी मौका देंगे ही नहीं, मैं खुद सींच दूंगा, तुम केवल हमको समझो। तो क्या समझना है, समुद्र से पानी उड़ा, वायुमंडल में गया, इस जमीन के ऊपर जो प्रकृति है, पार्वती है, उसको प्यास लगी, मनुष्य को, भैंस को, घोड़े को, गधे को, वनस्पतियों को प्यास लगती है। शिव जी को पानी, धरती को पानी की क्या जरूरत है, धरती का पानी किसके काम आने वाला, लिविंग के लिए काम आने वाला है। तो पूरा कारोबार है, यहां से पानी उड़ा, बादलों में इकट्ठा हुआ, जब समय आया तो बादलों ने बरसाया और धरती पर गिरा और हमारे खेत में मेरा नहीं थी, बह जाने दिया। अब वनस्पतियां क्या करेंगी, तो हम मैनेजर हैं, हमें देखना पानी यहाँ रुके, तो पानी रोका और मेड़ पर पेड़ लगाए और ह्यूमस बना दिया। अब देखिए, अब वृक्ष ऑटोमेटिक, मैंने बोला 20% एरिया को पेड़ों से ढक दीजिए। अब आप कभी कार्बनिक पदार्थ मत डालना, आपके खेत में कभी ह्यूमस कम होने वाला नहीं है। क्यों मालूम है, 20% एरिया में जो पतझड़ होगा हर साल, वो इतना बिल्कुल चैन चलाएगा, बिल्कुल नेचुरल वे में आपके खेत हमेशा फर्टाइल बने रहेंगे। और किसान को एक दिन वो आएगा कि सॉइल इतनी साफ हो जाएगी, जंगल में आप गेहूं का बीज बो के आ जाओ, मत करना जुताई, चने का बीज डाल के आ जाओ, मत करना जुताई। जंगल में जुताई की जरूरत नहीं है। क्यों, जमीन वहां कितनी साफ है, बस थोड़ी सी नमी हो, आप बीज फेंक दो, रूट उसकी डेवलप हो जाएगी। यहां क्या हुआ, 3-4 टन का ट्रैक्टर 1 हेक्टेयर जमीन में साल भर में 8-10 बार दौड़ता है, तो नीचे की, ऊपर की हाल से तो उतनी उखाड़ देता है, शेष नीचे की सॉइल को कॉम्पैक्ट करता है। तो ये जो प्राकृतिक खेती में जो वर्तमान में हमारे जो नुकसान हो रहे हैं, जो मेरा पीड़ा है कि जमीन खराब हो रही है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसमें केमिकल को केवल दोष दिया जा रहा है। हकीकत जानते हो, जितना केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उतना ही ट्रैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है
लेकिन आज भी बुद्धिजीवी तबका ट्रैक्टर का कोई नाम नहीं लेता। क्यों? ट्रैक्टर ये सारा का सारा एक प्लान जैसा लगता है कि ये जमीन अगर खराब रहेगी, केमिकल बंद कर देगा तो ट्रैक्टर से खराब रहेगी, और जब तक ये जमीन खराब रहेगी ये किसान दर दर की ठोकरें खाएगा, भटकेगा, आएगा मेरे पास ही आएगा और मेरा कारोबार। तो मुझे किसान का कारोबार चलाना है। मैं कहता हूं देश के अगर 1 करोड़ किसानों, 1 करोड़ व्यवसायियों के कारोबार बंद हो जाए तो हो जाए, हमें तो 14.5 करोड़ किसानों का कारोबार चलाना है, क्योंकि रोटी किसान ही देगा। रोटी उद्योगपति नहीं देगा, पानी उद्योगपति नहीं देगा, और देगा तो बोतल 20 रुपए की। लेकिन हमारी तो डिमांड है 10 लीटर की, 10 लीटर तो पीता हो, और नहाना धोना कपड़ा धुलना, हमारी तो डिमांड 200 लीटर की। 200 लीटर पानी उद्योगपति तो नहीं देगा, पानी हमेशा नेचर देगी। तो प्रकृति का ख्याल रखना है, किसान का ख्याल रखना। अगर मैंने ऐसा सोच करके कोई भी काम करता हूं तो आप समझ लीजिए ईश्वर की अनुकंपाएं, किसान की दुआएं आपके साथ हैं। और अगर इस चीज को मैंने कंसीव ठीक से नहीं पढ़ा और वैसे ही हवा में तीर मारता रहा तो किसान की बद्दुआएं, और किसान तो बद्दुआ देगा, भगवान किसी को बद्दुआ देता नहीं है, लेकिन आशीर्वाद भी देने वाला नहीं है।